students, uh, welcome to the lecture 18 BCRW. As usual, आज फिर हमारा जो लेक्चर है वो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। लेकिन आज दो पार्ट ही होंगे। Before I start today's lecture, I would like to ask you people whether previous lecture notes have been received by you or not. And are there any related questions to the previous lecture? तो वो भी आप पूछ सकते हैं। फिर हम स्टार्ट लेते हैं कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर। Two messages have been received in the question answer box from Rana Mubashir. He says that notes have been received. I think nobody else has any complaint about it. Then again, Rana Sahab has directed to start the lecture. Okay, Rana Sahab. पार्टिसिपेंट्स, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? इफ देयर इज एनी कंप्लेंट अबाउट द वॉइस, आज हमारा लेक्चर जो है उसमें पहला पार्ट जो है उसमें हम रिकॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। देखें पार्टिसिपेंट्स, you people are well aware while working in the government offices that there is a huge record in the government offices. The purpose of this record is to have the evidences of the payments, evidences of all the correspondence that we are making with the other organizations. तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड्स, उसकी मैनेजमेंट एक साइंस बन गई है। किस तरीके से हम दफ्तरी रिकॉर्ड को हम मेंटेन करेंगे, और रिकॉर्ड मेंटेन करने का तरीकाकार ये है कि पर्पस ये होता है, फायदा ये होता है कि हमें टाइमली कोई चीज चाहिए हो तो उसे रिकॉर्ड में से मिल जाए। इफ द मैनेजमेंट ऑफ द रिकॉर्ड इज पुअर, देन we won't be able to trace our particular documents for the moment to decide the matter. तो इस सिलसिले में रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है, it has assumed the tremendous role in our office work या public sector communication. इस सिलसिले में record management has become the most important function of the management. मैनेजमेंट से मुराद हमारे दफ्तरों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट।
The records, whenever needed, must be made available with ease and without wasting much of the energy and time. अब होता यूं है कि गवर्नमेंट के दफातर के अंदर रिकॉर्ड की बहुत प्रॉब्लम है। रिकॉर्ड की मेंटेनेंस जो है वो इतनी पुअर है कि लोगों को बहुत सी शिकायत हैं, पर्टिकुलरली अकाउंट्स ऑफिस के अंदर। और मोर पर्टिकुलरली, वैसे तो सारे अकाउंट्स ऑफिस के अंदर, लेकिन ज्यादा जो है वो एजी ऑफिस लाहौर के अंदर रिकॉर्ड ट्रेस करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। 6 महीने पहले का रिकॉर्ड जो है वो शायद मिलना मुश्किल हो जाए। तो मैं अक्सर अपने जानने वालों से यही कहता हूं कि वेन एवर यू सेंड एनी डॉक्यूमेंट टू दी एनी पब्लिक ऑफिस या पर्टिकुलरली द अकाउंट्स ऑफिस, तो अपने पास एक रिकॉर्ड की कॉपी घर के अंदर रिटेन कर लें। Particularly when your appointment, your posting and transfer orders, your pay slips, your GP fund slips, your and other related service documents जो हैं, उन सब की जब आपको सरकारी अकाउंट्स ऑफिस से आपको वो कोई डॉक्यूमेंट मिले, वैसे तो आपके अपने जो दफातर हैं बाहर वाले एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के अंदर भी, जब वो लोग भी मेरे साथ इस लेक्चर में आते हैं तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि अपने घर के अंदर आपने सर्विस रिकॉर्ड को मेंटेन करें, क्योंकि हमारे दफातर जो हैं, गवर्नमेंट के जो दफातर हैं, उनके अंदर मत उम्मीद करें कि वहां आपको इसलिए आपके रिकॉर्ड की ट्रेसेबिलिटी हो सके। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो ये होती है कि सुस्ती हमारे दफ्तरों के अंदर, दूसरी वजह ये होती है कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती, और तीसरा एलिमेंट ये होता है कि आप साइल को ख्वार करेंगे तो वो आपको करप्शन की मद के अंदर कुछ पैसे दे जाएगा। These are the three main reasons of non-availability of record in our offices. तो इस सिलसिले में सिस्टमैटिक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स हेल्प्स द ऑफिस in preserving the papers for preventing any loss to them and also saving them from mutilation. Mutilation कहते हैं कटाव ब्रीथ को, अल्ट्रेशन को, चेंजेस को। तो मैं अपने मिलने वालों से, आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी यही दरखास्त करूंगा कि आपके सर्विस रिकॉर्ड के बारे में आपको बड़ा पर्टिकुलर होना चाहिए। आप लोगों को तंग करते हैं अकाउंट्स ऑफिस वाले, दूसरे डिपार्टमेंट्स में जब आप जाएंगे तो वो भी आपको तंग करेंगे। तो इसलिए इफ यू हैव सेव्ड एंड प्रिजर्व द कॉपीज ऑफ योर सर्विस रिकॉर्ड इन योर पर्सनल फाइल दैट यू आर मेंटेनिंग एट योर होम, तो इन मसाइल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में रिकॉर्ड मैनेजमेंट हैज अटेन्ड इम्पोर्टेंट, मतलब कि रोल जो है वो हमारे नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बल्कि आप वापडा के दफ्तर चले जाएं, रेवेन्यू के दफ्तर में चले जाएं, आप पुलिस के दफ्तर में चले जाएं, आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं, आपको रिकॉर्ड के इतने हालात बुरे मिलते हैं कि अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो आप रुल जाएंगे। आपको पैसे देने पड़ेंगे रिकॉर्ड को ट्रेस कराने के लिए, और पैसे तो वैसे भी देने पड़ेंगे रिकॉर्ड अगर वो वैसे भी छुपा लेते हैं। तो आपके पास कॉपी होगी तो आप कहेंगे जनाब कि ये मेरे फाइल के अंदर कॉपी है, ये ले ले, आपके दफ्तर ही की इशू की हुई है।
तो ये वाला एलिमेंट जो है ये प्रीडोमिनेंटली एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करता है हमारी जिंदगियों के अंदर। और हमें जब सरकारी दफ्तरों में काम के सिलसिले में कोई वास्ता पड़ता है तो बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ता है। अब दफ्तरी रिकॉर्ड जो है वो कैसे मेंटेन होता है। दफ्तरी रिकॉर्ड के सिलसिले में हमें फाइलों के जरिए अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। हमें रजिस्टरों के जरिए अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। और उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स, मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स। तो फाइलिंग सिस्टम जो है गवर्नमेंट के अंदर ये अ, अगर तरतीब के साथ जो है ये ना हो तो आपके साथ वो इतनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा, जैसा मैं आपसे पहले अभी एक जिक्र कर चुका हूँ। तो रिकॉर्ड दफ्तरी जो है फाइल्स के अंदर मेंटेन होता है। तो फाइलिंग क्या है? फाइलिंग इज ए सिस्टम ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर so that whenever needed they are available with ease and without wastage of energy and time। आपके सारी खतो खताबत जो आप फाइलों के अंदर महफूज होती है। और फाइलिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर वे के अंदर अगर रखी हो तो आपको आसानी के साथ बगैर टाइम वेस्ट किए हुए, एनर्जी वेस्ट किए हुए आपको वो रिकॉर्ड जो है अवेलेबल हो जाता है। द पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स नीड प्रिजर्वेशन। वो पेपर जो फाइल के अंदर लगे होते हैं देन उनको जरूरत होती है कि उनको प्रिजर्व किया जाए, उनको एहतियात के साथ उनको रखा जाए। दिस प्रिजर्वेशन जो है मस्ट बी डन विद केयर एंड अकॉर्डिंग टू सम system evolved for the purpose so that no chaotic condition may crop up whenever they are needed in future। हमारे दफ्तरों के अंदर फाइलों का सिस्टम को इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता। जिस दफ्तर के अंदर फाइलिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है वहां ये मसाइल जो हैं वो और बढ़ जाते हैं। पब्लिक ऑफिस के अंदर, खसूसी तौर पर अकाउंट्स ऑफिस के अंदर फाइलिंग सिस्टम जो है वो सॉरी टू से कि उसके हालात को इतने अच्छे नहीं होते। वैसे तो सेक्रेटेरिएट में भी पेपर नहीं मिलते, लेकिन यहाँ चूंकि हमारा पे के साथ ताल्लुक होता है अकाउंट्स ऑफिस में, तो हमारे कुछ मेहरबान जो हैं फाइलों से पेपर गुम कर देते हैं। और फिर क्लाइंट जो होता है उसे अपने पास से अगर कॉपी ना हो तो मेरा ख्याल है कि उसको बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, जब तक कि वो पैसे ना दे और अपनी फाइल ना ढूंढ दे। फाइलिंग को मेंटेन करने का कुछ फवायद हैं। क्या क्या एडवांटेजेस जो हैं वो पाए जाते हैं? An office keeping systematic filing on scientific lines can derive the following advantages। वो दफातर जो कि साइंटिफिक बेसिस के ऊपर अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, उनके उनके लिए कौन कौन से फवायद उनको हासिल होते हैं।
नंबर वन, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस पॉसिबल हो जाती है। फाइलिंग की हैंडलिंग जो है वो आसान हो जाती है। नंबर टू, रेफरेंसिंग क्विक एंड इजीली। आपके रेफरेंस फाइल्स जो हैं अगर प्रॉपर वे के अंदर मेंटेन हो तो बड़ी आसानी के साथ और जल्दी में वो ट्रेस हो जाती है। तीसरा फायदा ये है कि if the documents are preserved in the files, then documentary evidence आपको बड़ी आसानी के साथ मुहैया हो जाते हैं। चौथा फायदा जो है वो ये है कि इट फैसिलिटेट्स द पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। अब देखें यहाँ पर अगर आपका फाइलिंग सिस्टम जो है वो रॉटन है, आपका फाइलिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर साइंटिफिक लाइंस के ऊपर मेंटेन नहीं किया गया, तो आपको कोई पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के अंदर जब मुतल्लिका कागजात नहीं मिलेंगे, इट वुड बिकम डिफिकल्ट फॉर द पॉलिसी मेकर्स या डिसीजन मेकर्स वो किस तरीके से इसके ऊपर अमल पैरा होंगे। तो प्लीज, कीपिंग इन व्यू द एडवांटेजेस दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर यू पीपल, आपको फाइलिंग सिस्टम की तरफ तवज्जो देना होगी। और दफ्तरों के अंदर हमारा फाइलों के साथ उठना बैठना रहता है और हमारी फाइलिंग जो है वो नीट एंड क्लीन नहीं होगी, उनको प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं रखा होगा, तो बाहर वाले तो तंग होंगे ही होंगे, आप खुद भी परेशान हो जाएंगे। बिकॉज कि आपको जब जरूरत पड़ेगी उन फाइल्स की, उन पेपर्स की, तो वो जब अवेलेबल नहीं होंगे तो आपके लिए काफी परेशानी जो है वो नाहक हो सकती है। फाइलिंग जो है उसको मेंटेन करने का के अगराज मकासद क्या होते हैं। पहला मकसद जो है उसका वो ये होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो है वो ठीक रहे। ठीक रहने से यहाँ मुराद ये है कि वेन एवर यू आर इन नीड इन फ्यूचर, तो आपको 5 साल पुराना रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। और सर्विस हिस्ट्री के अंदर तो आपको लाइफ टाइम रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है, पेंशन के रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है। तो फाइलिंग सिस्टम के जरिए ये सारे पेपर्स जो हैं, डॉक्यूमेंट जो है, ये प्रोटेक्टेड फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं, इजिली ट्रेसेबल, रेडली अवेलेबल। ये फायदा इसका होता है। दूसरा इसका मकसद ये होता है कि facility of references, whenever you are required to make a reference, तो वो पेपर जल्द आपको दस्याब हो जाएंगे, तो आपकी डिस्पोजल ऑफ द केस विल बिकम इजी। नंबर थ्री, रिपीट ऑर्डर्स जो हैं आपके वो पॉसिबल हो जाते हैं। रिपीट ऑर्डर से मुराद ये है कि उस फाइल के अंदर उस केस से मुतल्लिका अगर कहीं कॉरेस्पॉन्डेंस की जरूरत पड़े, जैसे आप रिमाइंडर देते हैं, तो फाइल ही नहीं मिलेगी तो रिमाइंडर कैसे इशू। तो इट फैसिलिटेट्स टू इशू द रिपीट ऑर्डर्स अगर चाहिए। फैसिलिटी टू फॉलो अप,
चौथा जो ऑब्जेक्टिव है फाइलिंग का, वो ये फॉलो अप सिस्टम, पीछा करना, फॉलो करना। दफ्तरी मामलात के अंदर आपको देखना पड़ता है कि व्हेन यू हैव मेड एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद एनी क्लाइंट या डिपार्टमेंट, क्लाइंट डिपार्टमेंट, तो आपको रिमाइंडर इशू करना पड़ते हैं कि आपके जो आपने लेटर लिखा था उसका जवाब हमें अभी तक नहीं आया। बिजली का बिल ना जमा कराएं, गैस का जमा ना कराएं या टेलीफोन का जमा ना कराएं तो सर चार्जेस लग जाते हैं। गवर्नमेंट दफातर के अंदर भी सर चार्जेस सोचने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सी जगहों के ऊपर लोग जवाब नहीं देते। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्पोज द फाइन्स आर सर चार्जेस, लेकिन ये है कि इफ योर फाइलिंग सिस्टम इज एक्यूरेट, अप्रोप्रिएट, तो आपको फॉलो अप करने में आसानी रहेगी। देन फाइलिंग सिस्टम के अंदर अगर कहीं कोई इश्यू अराइज हो जाए, तो फाइलिंग सिस्टम के अंदर आपकी फाइल मुतलका जो है उसके अंदर अगर पेपर्स मौजूद होंगे तो वो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए काम आएंगे। मिसाल के तौर पर आपने जीपी फंड की स्लिप इशू की अकाउंट्स ऑफिस वालों ने, वो क्लाइंट को नहीं मिली। क्लाइंट कम्स टू यू कि जी मेरी जीपी फंड की स्लिप दे दें, मेरी पे स्लिप दे दें। आप कहेंगे हमने तो भेज दी थी। एक डिस्प्यूट अराइज हो गया। आपकी इंटेंशन क्या हो सकती है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सरकारी दफ्तरों के अंदर टालम टोल की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की जाती है डिस्प्यूट की सेटलमेंट के लिए। फिर रिकॉर्ड देखा जाता है कि इसकी फाइल निकाल के चेक करें कि वहां क्या मामला है। उसकी पर्सनल फाइल निकाली जाती है, तो उसके अंदर ऑफिस कॉपी लगी होती है जिसके तहत वो स्लिप जो है, वो जीपी फंड की स्लिप हो या पे स्लिप हो, उसकी कॉपी लगी होती है। और अगर प्रॉपरली फाइल मेंटेन नहीं होगी तो वो पेपर आपको कहाँ से मिले? वो डिस्प्यूट जो आपके दरमियान अराइज हो गया है उसको कैसे सेटल करेंगे? इट इज द पॉसिबल वे टू सेटल डिस्प्यूट कि आप फाइल का सहारा लें, वेयर all your documents are preserved and protected in a file cover. सिक्स जो ऑब्जेक्टिव है इसका कि लीगल कंप्लायंस है, करनी है आपने, कि आपने अपने दफ्तर का रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करना है। Whenever a legal issue arises between the departments and the client's department, और वो किसी तरफ अगर नहीं लग रहा, मामला महकमों के अंदर सेटल नहीं हो रहे डिस्प्यूट्स, तो लोग कोर्ट्स में चले जाते हैं और कोर्ट फिर बाइंडिंग होती है हमारे लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, कि वो वहां पार्टीज को बुलाती हैं। आप वहां जाके ये नहीं कह सकते कि जी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं। तो ये एक लीगल बाइंडिंग हमारे ऊपर आ जाती है कि whenever such situation arises, तो कोर्ट डिमांड्स के जी कहाँ है इसका रिकॉर्ड, यू विल हैव टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड इन द कोर्ट।
तो इस लिहाज से इट इज ए लीगल कंप्लायंस के यू शुड मेंटेन द फाइलिंग सिस्टम। सातवां पर्पस इसका ये है फाइलिंग का, एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट के अंदर अगर कोई केस चला जाता है तो यू विल हैव टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्योंकि कोर्ट जो है वो तो एविडेंस मांगेगी। मैंने मिसाल जैसे आपको दी है, आपका जो है क्या कहते हैं, पे स्लिप वाली या चिकू फंड स्लिप वाली, तो आप अगर मामला सेटल नहीं कर जाते, दूसरी पार्टी कोर्ट में जाती है, तो यू विल हैव टू प्रोड्यूस एविडेंस के जनाब हमने इस तारीख को ये पे स्लिप इशू कर दी थी, उसका एविडेंस ये है कि हमारे पास उसकी ऑफिस कॉपी लगी हुई है। दिस इज द एविडेंस दैट यू कैन प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है, ऑर्डर कर सकती है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑफिस कॉपी आप नई पे स्लिप से बना के दे दें, उसके ऊपर डुप्लीकेट लिख दें। और अगर आप ये एविडेंस ऑफिस कॉपी का वहां नहीं पेश कर पाते, तो मामला जो है वो पेचीदा हो सकता है और कोर्ट की तरफ से कोई ऐसे ऑर्डर्स हो सकते हैं जिससे वो डिपार्टमेंट जिससे शिकायत हो उसको कोई पीनल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो दैट्स व्हाई it is legal requirement to maintain the file, to produce the evidence as and when the situation arises. आपकी फाइलिंग सिस्टम का जो बेसिक पर्पस जो है वो डिसीजन मेकिंग होता है कि whatever the decision you people take in your offices on any piece of correspondence, तो उस फाइल के अंदर वो पेपर लगते हैं। आपने पे स्लिप इशू करनी है तो उस बंदे की फाइल आप बनाएंगे, उसके अंदर जो है उसकी रिक्रूटमेंट ऑर्डर, पोस्टिंग ट्रांसफर के ऑर्डर, उसके रिलीविंग ऑर्डर और उसके बाकी जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे उस फाइल के अंदर, अकाउंट्स ऑफिस की फाइल के अंदर लगेंगे। तो बिफोर द पे स्लिप इज इशूड, a decision has to be made by making the documentation list complete के पे स्लिप इशू कर दी जाए। Number 9 objective of filing system is it assists in the preparation of the reply of the letters. कि अगर आपको किसी सरकारी मुलाजिम की तरफ से या महकमे की तरफ से कोई लेटर आता है, तो आप मुतलका फाइल के अंदर वो कागज लगा के उस लेटर की आप रिप्लाई तैयार करते हैं, उसको जवाब देते हैं कि whatever query or information that was sought by the client or department, हमारी तरफ से उसका ये जवाब है। Keeping in view all the relevant rules and regulations, you are required to dispose of that communication promptly. So these are the major objectives that are attached with the good filing system. इसके बाद फाइलिंग सिस्टम के सिलसिले में फर्दर आगे है स्लाइड के, एक गुड फाइलिंग सिस्टम जो है उसकी जरूरी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं।
वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं, वो एलिमेंट्स जो हैं, वो कंपोनेंट्स हैं गुड फाइलिंग सिस्टम के फाइलिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए सिंपलेस्ट मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आम फहम हो, हर बंदे को के लिए अंडरस्टैंडेबल। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए उसके अंदर। कि अगर आप फाइलों को अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं, तो फिर पूरे दफ्तर के अंदर सारी फाइलें अल्फाबेटिकली होनी चाहिए। अगर आप उसको न्यूमेरिकल नंबरिंग देना चाहते हैं, तो फिर पूरे दफ्तर के अंदर एक ही सिस्टम राइज होना चाहिए। दिस लीड्स टू सिंप्लिसिटी ऑफ मेंटेनिंग द गुड फाइलिंग सिस्टम। और फिर ये फाइलिंग सिस्टम जो है आपका, दे आर मेंटेन्ड इन द फाइल रजिस्टर ऑफ फाइल्स। दफ्तरों के अंदर एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज जो है, वो फाइलों को नंबर जो लगते हैं वो रजिस्टर में मेंटेन होते हैं। वो रजिस्टर, आपके पास 100 फाइल्स हैं, तो फाइल ए का सब्जेक्ट क्या होगा, फाइल दूसरी का सब्जेक्ट क्या होगा, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का। तो वो रजिस्टर खोलने से आपको पता चल जाएगा कि फाइल नंबर 50 जो है, वो किस शख्स या किस इशू के बारे में मेंटेन की गई है। यू विल पिक आउट दैट फाइल, और उससे मुतलका जो आपका ऑफिशियल बिजनेस है, वो आप डिस्पोज ऑफ करेंगे। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ गुड फाइलिंग सिस्टम। Then there is a system of economy. ऐसा सिस्टम मेंटेन करें अपने दफ्तरों के अंदर जिसके ऊपर अखराजात ज्यादा ना। अखराजात ज्यादा लाने वाला सिस्टम जो है, वो दैट इज नॉट अप्रिशिएबल। उसको पसंद नहीं किया जाता जिस पर ज्यादा खर्चा है। तो कम खर्च बाला नशीन वाला मामला जो है वो होगा। तो इट विल सर्व द पर्पस। तो ये इकोनॉमिकल सिस्टम होना चाहिए, ज्यादा पैसे खर्च करने वाला सिस्टम फाइलिंग मेंटेन करने के लिए नहीं होना चाहिए। देन द सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट जो है, ये हर जगह आपको बहुत फायदे देता है। रिजिडिटी जो है, दैट प्रोवाइड्स यू a number of that creates number of problems for you, any person, for any organization. तो सिस्टम फ्लेक्सिबल होगा तो उसके अंदर एडजस्टमेंट की गुंजाइश होगी। तो योर फाइलिंग सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ to accommodate any sort of changes that are being brought in the organization according to the function of that department. तो फ्लेक्सिबल होना जो है, ये लाइफ के अंदर वैसे भी बहुत से आपके फवायद जो है उसको कवर किए रखता है। अगर आप रिचर्ड होंगे, चेंज लाना मुश्किल होगा, तो शायद ये मसला जो है ये ज्यादा गंभीर हो जाए। चौथी एसेंशियल सिस्टम, एसेंशियल ऑफ ए गुड फाइलिंग सिस्टम इज कि एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी से मुराद ये है कि जब आपको फाइल की जरूरत पड़े तो इजीली ट्रेसेबल हो। इजीली ट्रेसेबल का मतलब ये है कि वो स्टोर रूम जहां आपने फाइलों को रखा हुआ है,
वो कहीं ताला लगा के उसकी चाबी जो है वो नहीं मिल रही, तो दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट दैट फाइल फॉर इट्स प्रॉम्प्ट डिस्पोजल। फाइलों को जहां भी आपने मेंटेन किया है, पहली बात तो ये है कि आपके पास अलमारियां होती हैं, लोहे की अलमारियां होती हैं दफ्तरों के अंदर नॉर्मली। हर क्लर्क जो है वो कि अगर अलमारी को लॉक लगा के कोई ऑडिटर जो है वो छुट्टी पर चला जाता है और पीछे से जरूरत पड़ जाती है फाइलों की, तो मेरा ख्याल है कि वो मुश्किल हो जाएगा उस फाइल को ट्रेस करने। उसकी चाबी जो है वो आपके अकाउंट्स अफसर जो हैं उनके पास होनी चाहिए या आपके डबल एओ के पास होनी चाहिए। वैसे तो दफ्तरी फाइल्स की कोई इस कदर परेशानी नहीं होती, अलमारी के अंदर पड़ी हो तो छेड़ने वाली कोई जरूरत तो नहीं होती, लेकिन स्टिल आर टू बी ऑन द सेफर साइड, उसको लॉक एंड की के अंदर होना चाहिए। तो इस का मतलब ये है कि इजली एक्सेसिबिलिटी ऑफ द फाइल जो है वो इसका एक एसेंशियल कंपोनेंट है। पांचवी चीज जो है वो सेफ्टी, और सेफ्टी फाइल की इसलिए जरूरी होती है कि आपकी फाइल जो है वो बारिश से, पानी से, धूप से, वेदर कंडीशन से वो प्रोटेक्टेड हो। ओपन फाइल्स पड़ी होंगी, हर आने जाने वाला जो है उसके पांव से टकराएगी, नीचे जमीन पर रखी हुई फाइलें अंदर होंगी, तो सेफ्टी आपकी इंश्योर नहीं हो सकती। तो प्लीज ट्राई टू मेक द सेफ्टी ऑफ योर फाइलिंग सिस्टम ए सिक्योर वन, ताकि जरूरत के वक्त आपको वो फाइल जो है वो अवेलेबल हो जाए। अगर आपकी फाइल जो है सही तरीके से सेफ नहीं है, उसकी प्रोटेक्शन नहीं होती, फाइल जो है वो खराब हो जाएगी, पेपर मिसिंग हो जाएंगे, उसकी हालत वैसे खराब हो जाएगी। तो यू शुड हैव टू टेक केयर इन योर ऑफिस के जो क्लाइंट्स लोगों की फाइलें हैं वो प्रॉपर वे के अंदर मेंटेन हो। इससे ना सिर्फ आपकी ज़हनी कोफ्त कम होगी, बल्कि आप मेंटली रिलीफ फील करेंगे, और आपका क्लाइंट जो है वो भी आपसे खुश होगा। नेक्स्ट फाइनेंस सिस्टम के से मुतलका जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल जो है वो पिछली स्लाइड के अंदर आया था कि उसे साइंटिफिक लाइंस के ऊपर उनको तरतीब देना चाहिए। फाइलों की क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी कैसे की जाती है, ये पांच एक्सपर्ट्स ने या गवर्नमेंट ने पांच तरीके बताए हैं कि आप फाइलों को इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। पहला है कि अल्फाबेटिकल नंबरिंग अलॉट करें, हर फाइल को अल्फाबेटिकली अरेंज करें। अल्फाबेट्स क्या हो ना, ABCD। ए फाइल जो है वो इस सब्जेक्ट को डील कर रही है, और उसकी तफसील जो है वो आप
फाइलिंग रजिस्टर के अंदर एंटर करेंगे। अल्फाबेटिकली फाइल मेंटेन करें या न्यूमेरिकल वे में, या फाइल को नंबर 1 दे दें अल्फाबेटिकली, या ABCD उनके नंबरिंग दे दिया। आप उसको न्यूमेरिकल नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन इन सब को यू विल हैव टू राइट देयर सब्जेक्ट देयर नेम इन योर फाइलिंग रजिस्टर। रजिस्टर से निकाल के आप देखेंगे कि ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा अल्फाबेट या कौन सी फाइलों को डील कर रहा है। दे शुड बी अरेंज्ड इन ए रजिस्टर ऑफ फाइल्स। एक रजिस्टर ऑफ रजिस्टर्स भी होता है। नंबर 3, अल्फा न्यूमेरिकल। दो तरीके, अल्फाबेटिकल, दूसरा तरीका मैंने बताया आपको कि न्यूमेरिकल नंबरिंग के हिसाब से। तीसरा तरीका है कि अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये है कि आप अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकल को इकट्ठा करके भी एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दर्जाबंदी कर सकते हैं फाइल की, कि वो ए लेके ना आगे A1 लिख दे, अल्फा न्यूमेरिकल बन जाएगा। बी, या अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 5, फिर B1 B2 B3 B4 ऐसे नंबरिंग दे दे। या फिर आप जियोग्राफिकल वे के अंदर फाइलों की क्लासिफिकेशन कर। जियोग्राफिकल का मतलब ये है कि लोकेशंस के हिसाब से आप अपनी फाइलों को मेंटेन कर। मसलन फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर फाइल्स जो हैं वो भी इसी तरीके से मेंटेन हो रही हैं। तो जियोग्राफी की मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर सिंध गवर्नमेंट जो है उससे मुतलका अगर इश्यू होंगे तो सिंध लेके आगे उसको कोई नंबरिंग अलॉट कर दें। पंजाब है तो पंजाब से मुतलका फाइल है, फिर आगे कोई नंबर उसको दे दें। बलोचिस्तान है तो बलोचिस्तान के मुतलका आप लिख दें। तो ये जियोग्राफिकल लोकेशन जो है इस सेंस में कि आपको पता चल जाए कि ये फाइल पंजाब से डील कर रही है, ये फाइल जो है ये आपकी सिंध को डील कर रही है, ये KPK को डील कर रही है। या हमारे दफ्तरों के अंदर डिपार्टमेंट वाइज फाइलें जो हैं वो भी जियोग्राफिक लोकेशन के डिपार्टमेंट वाइज करते हैं आप। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की फाइलें इस सेक्शन में डील होंगी। अगर दो डिपार्टमेंट एक सेक्शन में डील हो रहे हैं तो उसी में आप एक अलमारी के अंदर एग्रीकल्चर की रख लेंगे, दूसरे के अंदर आप एजुकेशन की रख लेंगे। ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस सेंस में भी कर सकते हैं आप। पांचवा ये है कि आप सब्जेक्ट वाइज फाइलों को करें। सब्जेक्ट से मुतल्लिका ये है कि सेक्शन के अंदर आप पे स्लिप वाला इशू एक कर दें, एक जगह कर दें, डिपार्टमेंट का एक जगह कर दें, और कोई पॉलिसी इशू है उसकी फाइल एक अलग बना दें। तो इस टाइप की GP फंड की एक और आप अलग बना दें, तो सब्जेक्ट वाइज फाइल जो हैं वो भी आप बना सकते हैं। These are the different methods that have been used or practiced in the government departments to classify the files. Please keep in mind ये बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है हमारे दफ्तरों का के बारे में। ये फाइल मेंटेनेंस के बारे में, रिकॉर्ड मेंटेनेंस के बारे के अंदर जो है ये इम्तिहान में क्वेश्चन पूछा जाता है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में और भी चीजें हैं
लेकिन अभी सिर्फ आज फाइल्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया है और दूसरा पार्ट जो है उसको शुरू करने से पहले मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहता हूँ इस पार्ट के ऊपर कि आपकी कोई पॉइंट है आपका, तो लेट मी क्लैरिफाई इट। और ये गालिब महमूद साहब हैं, ये कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक जो है इसको रिपीट कर दें। जी मुनसिफ, मैं आपका सवाल लेता हूँ, ये गालिब महमूद जो है इनका जवाब दे दूं। अल्फा न्यूमेरिक ये है, अल्फा से मुराद है अल्फाबेटिकल ABCD, न्यूमेरिक से मुराद है गिनती अदद 1 2 3 4। तो आप फाइलें जब शुरू करेंगे तो अल्फा न्यूमेरिकल में अल्फा का ए ले लें, उसके बाद आप नंबर 1 फाइल लगाएंगे तो अल्फा 1 फाइल इसको डील कर रही है, उसका आगे सब्जेक्ट होगा। और फिर इसकी एक नंबर कर दें कि 100 तक, A100, A1 A2 A3 A4 A5, ये एक सीरी चल जाएगी। देन 100 अगर फाइल्स हो गई हैं, फिर आप अल्फा 20 शुरू करेंगे, B1 B2 B3 B4, ये 100 तक फाइलें ले जा सकते हैं। फिर सी अल्फा शुरू करेंगे तो सी के साथ फिर 1 to 100 तक ले जाएंगे। तो फाइलों की वसी रेंज जो है वो आपकी इसके तहत इकट्ठी की जा सकती है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ योर अल्फा न्यूमेरिक। तो मुनसिफ क्या सवाल है आपका भाई? मुनसिफ खान। जी मुनसिफ। मुनसिफ खान, आपकी आवाज नहीं बेटे मेरे तक आ रही। मुनसिफ खान, मेरा ख्याल ये है कि मुनसिफ खान का माइक शायद प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। चले पार्टिसिपेंट्स, अब नमाज की ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। अगर कोई सवाल हुआ तो भी उसको, वरना दूसरा पार्ट लेक्चर का शुरू करेंगे। तो प्लीज टेक 10 minutes ब्रेक फॉर योर नमाज। ये एक्सियोमी कहाँ से बोल रहे हैं मिस्टर एक्सियोमी? कराची से तो नहीं है? ओके। अगर आप एग्री करते हैं कि नमाज की ब्रेक जो है वो 1:15 पर करें तो देन इट इज ओके, हम उस पर कर लेते हैं। और मेरा ख्याल है कि मिस्टर एक्सियोमी, क्या नाम है, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, वो लिख रहे हैं कि 1:30 पर होनी चाहिए नमाज की ब्रेक।
तो मेरा ख्याल है कि कराची वाले तो 130 पर पढ़ सकते हैं, और लाहौर इस्लामाबाद वाले 115 पर पढ़ लें, जैसे आपको सूट करती है। तो नीदर इट इज 1 o'clock nor in 1:30, it would be at 1:15। नमाज की ब्रेक 1:15 पर करेंगे। तो लेट्स हैव योर क्वेश्चंस। अगर नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट अपना शुरू करते हैं। मुनसिफ खान ने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, जो कि मेरा ख्याल है पिछली स्लाइड के अंदर थी। एसेंशियल्स ऑफ गुड फाइलिंग सिस्टम को जब कभी हम देखते हैं कि सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद है कि व्हेनेवर एनी चेंज इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन दी फाइलिंग सिस्टम, तो उसको इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि वो मजीद कॉम्प्लेक्स बन जाए। वट एवर सिस्टम इज इन्वॉल्व इन इट, कि बार बार सिस्टम चेंज ना करें, और अगर करना भी पड़े तो आसानी के साथ हो जाए। दैट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम, कि आप न्यू चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करते हैं। By this way, we will be able to define the characteristics of flexibility. I think मुंसिफ आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम हमारा पार्ट 2 जो है वो बिफोर नमाज ब्रेक जो है, हम इसको देख लेते हैं। आपका दूसरा पार्ट जो है वो आज रिपोर्ट के मुतलका है। रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। हम चूंकि ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिस से बिलोंग करते हैं, तो हमारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो ऑडिट रिपोर्ट होती है। इस टाइप की अदर रिपोर्ट्स जो हैं वो भी हैं, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट का नाम जो है वो तो आपने अक्सर सुना होगा। तो आज रिपोर्ट को जनरल मैं डिस्कस करूंगा। रिपोर्ट क्या होती है, बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, एंड लाइक वाइज सो मेनी अटैच्ड थिंग्स, वो हम इसको डिस्कस करते हैं। When we define the word report, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से एक्सपर्ट्स ने या गवर्नमेंट ने दी है। An account given of a particular matter, especially in the form of an official document, after thorough investigation or consultation by an appointed person। सवाल आ सकता है, डिफाइन रिपोर्ट, what is the format of an audit report, या what are the characteristics of a good report। और फिर बहुत सारी बिजनेस रिपोर्ट्स जो हैं उनके नाम मैं आपके सामने साथ शेयर करूंगा। तो इस तरीके से आपका रिपोर्ट का कंपोनेंट जो है वो काफी हद तक अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। तो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन,
रिपोर्ट जो है वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो बड़ी रिसर्च के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद, कंसल्टेशन के बाद बनाई जाती है रिपोर्ट। वो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है बाय एन अपॉइंटेड पर्सन। जिस अदारे किस जिस पर्सन के जिम्मे रिपोर्ट बनानी हो, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो रिपोर्ट कहलाता है। ऑडिट वाले जो हैं वो ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। पुलिस वाले एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनाते हैं। और कॉर्पोरेट साइड के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की रिपोर्ट बनती है। और लाइकवाइज देयर आर स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं, तो उनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि रिपोर्ट की डेफिनेशन के बाद बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है। A business report is a communication of information or advice from one party to another who has requested the report for a specific purpose. बिजनेस रिपोर्ट क्या है कि ये इंफॉर्मेशन की एक सूरत होती है जो कि किसी की एडवाइस पर बनाई जाती है। एडवाइस वर्ड से मुराद यहाँ ये है कि ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। एडवाइस किसकी होती है? पार्लियामेंट की होती है। पार्लियामेंट जो कि बजट देती है महकमों को, वो कहती है कि आप हमें इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के दें, ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट को, कि वो पैसा जो हमने बजट की सूरत के ऊपर दिया वो पैसा सही खर्च हुआ या नहीं। कीपिंग इन व्यू द अदर पर्पसेस ऑफ दिस रिपोर्ट, ऑडिट डिपार्टमेंट जो है, ऑडिटर जनरल का डिपार्टमेंट जो है, वो उस पार्लियामेंट की एडवाइस को पूरा करने के लिए एक रिपोर्ट साल के अंदर मुरतब करता है, जिसे ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। अगर ये तो एक साल के ऊपर रिपोर्ट मुहित होती है, लेकिन बाज रिपोर्टें ऐसी होती हैं जो कि चंद दिनों में प्रिपेयर हो जाती हैं। पुलिस वाली रिपोर्ट, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो आधे घंटे में तैयार हो जाती है, ये पुलिस तैयार करती है। रेस्ट ऑफ द रिपोर्ट जो कि अपने खदोखाल के हिसाब से, नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से वो डिफर करती है। ये सारी की सारी बिजनेस रिपोर्ट्स कहलाती है। अब एक अच्छी बिजनेस रिपोर्ट जो है उसकी खसूसियात क्या होती हैं, उस पर हम बात करेंगे कि अच्छी रिपोर्ट की खूबियां क्या होती हैं, उसकी खसूसियात क्या होती हैं। वो ये है कि इट इज इंटायरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। रिपोर्ट जो होती है वो बेस करती है आपकी ऑब्जर्वेशन पर, आपकी इन्वेस्टिगेशन पर और आपके एनालिसिस के ऊपर। अगर इन चीजों में से कोई चीज मिसिंग है तो वो रिपोर्ट कहलाने के काबिल नहीं, वो रिपोर्ट रिपोर्ट कहलाने के काबिल नहीं होती। It should be based on observation, it should be based on investigation, it should be based on analysis. Whatever you have observed, whatever you have investigated, उसका एनालिसिस करने के बाद एक कंक्लूजन जो ड्रॉ करेंगे, ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो एक रिपोर्ट, एक डॉक्यूमेंट की सूरत में आप प्रेजेंट करेंगे। अगर ये सारी चीजें मौजूद हैं तो फिर वो रिपोर्ट कहलाने के काबिल है। अगर एक भी एलिमेंट इसके अंदर जो है वो मिसिंग होगा तो रिपोर्ट अपना पर्पस पूरा नहीं कर पाएगा। बी, इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ सम स्पेसिफिक सिचुएशन।
रिपोर्ट जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, मौजू के ऊपर एक तफसीलन एक तस्वीर होती है, एक रिकॉर्ड होता है, एक अकाउंट होता है। तीसरी इसकी खूबी या खसूसियत ये होती है, इट टॉक्स अबाउट ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन डिटेल। कोई इशू जो होता है उसके बारे में ये डिटेल में उसके ऊपर कमेंट करती है, ये डॉक्यूमेंट जो है कमेंट करता है। उसके स्टार्ट से लेके एंड तक सारे के सारे पहलू जो हैं, सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उसके अंदर कवर होते हैं। उसके बाद चौथी इसकी खसूसियत ये होती है कि रिपोर्ट्स वर्क बेस्ट फॉर जजिंग द परफॉर्मेंसेस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट्स जो होती हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर अगर रिपोर्ट बनाई जाए तो उसकी कारकर्दगी को हाईलाइट करती है। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो तमाम महकमों की बजट की एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मुकम्मल रिपोर्ट होती है, और ऑडिट ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्ट करती हैं कि महकमों ने किस तरीके से बजट जो है वो खर्च किया है। पांचवा फंक्शन जो है, इट इज आर्गूड यू टू बी फैक्ट फाइंडिंग एंड नॉट फॉल्ट फाइंडिंग। रिपोर्ट का मतलब ये है कि आप फैक्ट्स को नरेट करें, आप फॉल्ट फाइंडिंग ना करें, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी, फैक्ट देना है, और उस फैक्ट की बेसिस के ऊपर क्या रिजल्ट, क्या लॉस हुआ, क्या गेन हुआ। आपने इसको फिगर पॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना, यानी फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी। रिपोर्ट के अंदर आपने सिर्फ बताना ये है कि ये फैक्ट्स। आगे रिपोर्ट पढ़ने वाला जो है वो खुद समझ जाएगा कि कसूर किसका है। छठा पॉइंट इसके अंदर एफ जो है, इट इज आर्ट टू बी प्रिपेयर्ड इन एन अनबाइस्ड मैनर। रिपोर्ट जो है वो अनबाइस्ड होनी चाहिए, उसमें डंडी नहीं मारनी चाहिए, किसी की अनड्यू फेवर नहीं होनी चाहिए किसी पार्टी की। आपकी तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई हो वो अनबाइस्ड होनी चाहिए, किसी फरीक की हमायत करने की जरूरत नहीं है। यू शुड गिव द फैक्ट्स ऑफ द केस, और उसके ऊपर जो कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं वो देने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द राइटर ऑफ द रिपोर्ट शुड बी इंडिपेंडेंट इन देयर आउटलुक एंड अप्रोच। जो लोग रिपोर्ट बनाने पर लगे हुए हैं उनकी सोच जो है, उनकी आउटलुक, उनकी अप्रोच और उनका स्टेटस जो है वो बड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो किसी की बेजा हमायत ना करें उस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ तरीकाकार इतना इनकरेजिंग नहीं है कि रिपोर्ट्स जो हैं वो ठीक तरीके से पेश हो। ऑडिट रिपोर्ट्स तो किसी हद तक होती है, लेकिन दूसरी रिपोर्ट्स जो हैं, मसलन पुलिस जो रिपोर्ट पेश करती है किसी इंसिडेंट के ऊपर, तो उसके अंदर बायसनेस आ जाती है। तो रिपोर्ट का बुनियादी मकसद जो है वो फौत हो जाता है जब रिपोर्ट बनाने वाले जो हैं अनड्यू फेवर किसी की करें, या चीजों को, फैक्ट्स को कंसील करने की कोशिश करें। प्लीज हैव ए ब्रेक ऑफ प्रेयर। मैं भी नमाज पढ़ लूं, आप भी नमाज पढ़ लें, देन वी विल मीट आफ्टर 10 मिनट्स। ओके मुनसफ खान, हैव ए नमाज प्रेयर ब्रेक।
जी वेलकम पार्टिसिपेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है रिपोर्ट के ऊपर वो ये है कि एक रिपोर्ट जो बनाते हैं हम अपने दफ्तरों के अंदर, उसके ऊपर उसके अगराज व मकासद क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं। व्हेन वी take into account the objectives of a good report, इसका पहला मकसद तो ये होता है कि टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर द डिसीजन एंड एक्शन वट एवर द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन। इसका मकसद सिर्फ होता है कि जिस अथॉरिटी ने आपको वो रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है, उस अथॉरिटी को फैसला करने में आसानी हो, जो कि आपकी बेसिक ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स के ऊपर बेस कर रहा है। If your facts are correct, then it will become easy for the decision making authority to have a good decision, और डिसीजन लेने के बाद फिर उसके ऊपर एक्शन। ये पहला मकसद है इसका। सारी रिपोर्टें जो हैं इसी के तरतीब से इस मकसद के तहत बनाई जाती है। हमारी ऑडिट रिपोर्ट जो बनती है, उसका मकसद बेसिक ये होता है कि वो अथॉरिटी जो कि पार्लियामेंट है, उसने बजट महकमों को खर्च करने के लिए पैसे दिए, एंड whosoever gave gives मनी, पैसा जो अथॉरिटी देती है वो पूछने का इख्तियार भी रखती है। तो पार्लियामेंट चूंकि महकमों को पैसा देती है बजट की सूरत में, तो वो पूछना भी चाहती है कि वो पैसा जो है वो कैसे खर्च हुआ। अब मेंबर पार्लियामेंट जो हैं वो हर दफ्तर की का दरवाजा तो नहीं खटखटा सकते। they took help of the Constitution of Pakistan 1973, जिसके तहत आर्टिकल 169 से 171 तक के तहत उन्होंने ऑडिटर जनरल का डिपार्टमेंट बनाया, और ऑडिटर जनरल का डिपार्टमेंट जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट एक रिपोर्ट बनाता है, जिसको ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं, या अकाउंटिंग अकाउंट्स की रिपोर्ट होती है। वो सारी की सारी पार्लियामेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरा इसका मेजर मकसद ये है रिपोर्ट बनाने का, दैट डिसीजन और एक्शन इज अचीव्ड। क्या जो रिपोर्ट बनी है उसका डिसीजन या एक्शन जो लिया है अथॉरिटी ने, क्या वो अचीव हो गया। दिस में बी डन इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज: टू इन्फॉर्म, टू रिकॉर्ड, टू रिकमेंड। Each report ultimately aids in decision making. हर रिपोर्ट ने अल्टीमेट उसकी फेट जो है वो एक डिसीजन पर बेस करती है कि वो डिसीजन उन्होंने ले लिया है कि नहीं। डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत से फैक्टर जो हैं वो कार फरमा होते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिक रिपोर्ट के अंदर ठीक नहीं है, तो डिसीजन करने वाली अथॉरिटी जो है उससे रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। Now we come to the components of a report, कि एक रिपोर्ट के कंपोनेंट क्या होते हैं। सबसे पहला रीडर उसका कौन है। रीडर जो है पब्लिक रिपोर्ट्स के अंदर, रीडर जो है हमारा
हमारी पार्लियामेंट होती है, मैं ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, या अथॉरिटी जिसने यहाँ पैसे दिए हैं, या महकमों के अंदर हायर अथॉरिटी को ऑर्डर होती है, तो टॉप प्रायोरिटी उसकी है, जिसने एडवाइस दी है वो लीडर होता है उसका। देन कंपोनेंट एक रिपोर्ट के अंदर नाम दूसरा राइटर का आता है कि राइटर कौन है। अगेन आई वुड रेफर इट टूवर्ड्स योर राइटर। तो ऑडिट रिपोर्ट के सिलसिले में राइटर जो है हमारा, वो ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट है। तीसरा कंपोनेंट इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है। रिपोर्ट का मकसद ये है, जो हमने ऊपर बयान किया है, कि द रिपोर्ट हेल्प्स और एड्स इन डिसीजन मेकिंग। हम जो ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं वो अल्टीमेट पार्लियामेंट के पास जाती है, पार्लियामेंट उसके ऊपर डिसीजन लेती है। वो डिसीजन कैसे लेती है? वो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी महकमों को बुला के पूछती है कि ये जो ऑडिट डिपार्टमेंट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं ऑडिट की, आपका क्या जवाब है। महकमे वहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जवाब देते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल होती है, उसका एक चेयरमैन होता है, उसके बाकी मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर 8, 10, 12, 14 भी हो सकते हैं। वो ऑडिट डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेके डिपार्टमेंट से पूछते हैं। डिपार्टमेंट की सुनने के बाद फिर वो अपना फैसला देती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और इसी तरीके से सब महकमों से जवाब लेने के बाद पीएससी एक अपनी रिपोर्ट मुरतब करती है, और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट को पेश होती है कि जो बजट आपने दिया था उसकी ये फेट जो है वो बनी। फिर एक सब्जेक्ट होता है ऑडिट रिपोर्ट का, ये भी एक कंपोनेंट है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारी ऑडिट रिपोर्ट का क्या है? सब्जेक्ट ऑडिट रिपोर्ट है। फिर एक रिपोर्ट के अंदर उसका स्ट्रक्चर जो है वो दिया जाता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि ये कंपोनेंट्स एक रिपोर्ट के अंदर शामिल होते हैं, एक रिपोर्ट इसके ऊपर मुश्तमिल है। With respect to whether to write a letter or report, the general guidance is that document of 1 or 2 pages should be in the format of a letter. Documents greater than 2 pages should be presented as a report and accompanied by brief covering letter. अगर इश्यू को इतना बड़ा नहीं है तो 1, 2 पेजेस का लेटर देख के भी रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, लेकिन ये लेटर फॉर्म के अंदर आएगी। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ रिपोर्ट जो है डॉक्यूमेंट्स का वो ज्यादा है, तो 2 पेजेस से ज्यादा है, तो फिर उस रिपोर्ट की सूरत में उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। उसके ऊपर एक ब्रीफ कवरिंग लेटर भी लगता है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिपोर्ट। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट, दर्जाबंदी रिपोर्ट्स की कैसे की जाती है। Reports are classified into two main kinds. The informal are the short reports. The formal are the long reports. ये दो टाइप्स हैं, इनमें ये क्लासिफाई की जाती हैं आपकी रिपोर्ट्स। शॉर्ट रिपोर्ट क्या होती है? The short reports are usually submitted in the form of a letter or memorandum having the following features. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट क्या है? उसकी एक खास
लेंथ होती है। द शॉर्टर रिपोर्ट इज ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, इट मे रेंज फ्रॉम 1 पेज to 2 pages। इसका स्टाइल क्या होता है? The style of writing a short report is always simple, clear, and to the point. It is written in a personal or informal style. I या we. If the report writer is single person, I लिखेगा। अगर एक से ज्यादा है तो वो we के स्टाइल में लिखेंगे कि हमने ये ऑब्जर्व किया है, हमारे ये फैक्ट्स हैं, हमारे ये कंक्लूजन। फिर ऑब्जेक्टिव शॉर्ट रिपोर्ट का क्या होता है? शॉर्ट रिपोर्ट जो है is to present facts in a natural, simple and unbiased manner। मैंने ये अर्ज किया था पहले भी, पिछली एक स्लाइड के अंदर भी, कि ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट का ये है कि वो नेचुरल वे में लिखी जाए, फैक्ट्स उसके हैं, सादा अंग्रेजी हो, सादा जबान हो, और अनबाइस्ड रिपोर्ट हो। किसी पार्टी की तरफदारी जो है, किसी की अनड्यू फेवर जो है उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। These are the characteristics of short report। मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट दो किस्म की हैं, टू मेन काइंड्स होती हैं इसकी। एक शॉर्ट रिपोर्ट्स होती हैं जिसको इनफॉर्मल रिपोर्ट भी कहा जाता है, फिर एक फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं जिनको लॉन्ग रिपोर्ट भी कहा जाता है या फॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं। और शॉर्ट रिपोर्ट की एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने बयान कर दी है। 10 टाइप्स ऑफ जो है शॉर्ट रिपोर्ट्स जो हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन देना मकसूद होता है, उसके अंदर एनालिटिकल व्यू देना होता है, उसके अंदर रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं वो भी छोटी होती हैं, वो भी शॉर्ट रिपोर्ट्स के अंदर आती हैं। तो ये शॉर्ट रिपोर्ट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है? इट इज द काइंड ऑफ रिपोर्ट द राइटर प्रेजेंट्स ए रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स ओनली, इट डज नॉट गिव एनी क्रिटिसिज्म, evaluation or recommendation। The solution of the problem is not offered in it। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना मकसूद होती है। वो रिपोर्ट राइटर जो है सिर्फ फैक्ट्स बयान करता है, उसको क्रिटिसिज्म नहीं करता, उसकी एवेल्युएशन नहीं करता, उसकी रिकमेंडेशन नहीं देता, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। एनालिटिकल रिपोर्ट्स, ये भी शॉर्ट रिपोर्ट की एक किस्म है। In this kind of report, the facts are presented, they are examined and analyzed। रेफरेंस देखिएगा यहाँ पर कि एनालिटिकल रिपोर्ट में एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स होता है और उसका एनालिसिस होता है, जबकि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर ये दोनों चीजें नहीं पाई जाती। The conclusions and recommendations form the basic part of such a report। एनालिटिकल रिपोर्ट के अंदर you are allowed to give the conclusions and recommendation। But in case of research report, ये तीसरी किस्म है शॉर्ट रिपोर्ट की। It is based on investigations conducted in the field of business, industry and any other research project। कि आप रिसर्च रिपोर्ट बना के जिस अथॉरिटी ने आपको एडवाइस किया है, ऑर्डर किया है, उसको प्रेजेंट करते हैं। पास जगह पर आपको ऐसी एडवाइस या ऑर्डर तो नहीं आता। कुछ रिसर्च के अदारे होते हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते हैं, किसी की डिमांड नहीं होती, जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए होता है, या वो ओपन कर देते हैं, जो भी उसी को फायदा लेना चाहे वो ले सकता है। इस बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन, मुकम्मल तहकीकात होती हैं इसके अंदर। ये बिजनेस के अंदर भी पाई जाती हैं रिसर्च रिपोर्ट्स,
किसी डॉक्यूमेंट, किसी किसी टॉपिक के ऊपर, किसी इशू के ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जा सकता है, जो कि रिसर्च बेस्ड होती है, इंडस्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, या साइंटिफिक बेसिस के ऊपर जो वो रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है। तो ये अ, तीसरी किस्म जो है वो शॉर्ट रिपोर्ट्स। तो विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अब आपके कोई सवालात हैं तो मोस्ट वेलकम। आई एम रेडी टू आंसर। मैं आपका क्वेश्चन आंसर बॉक्स भी देख लूँ। ये गालिब और फवाद ने कहा है कि एफ और जी जो है पार्ट, उसको एक्सप्लेन कर दें। ये लेट मी सी के एफ और जी है क्या मेरे लेक्चर के अंदर, मैं उसे देख लूं तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि ये रिपोर्ट के सिलसिले में एफ और जी जो हैं ये इसका मतलब ये है, एफ जो है इट इज आर्ट टू बी प्रिपेयर्ड इन अनबाइस्ड मैनर। रिपोर्ट जो है वो जब भी बनती है उसका मकसद ये है कि वो अनबाइस्ड हो, किसी की तरफदारी ना हो, फैक्ट्स जो हैं एज इट इज उसको रिपोर्ट के अंदर आना चाहिए। डंडे नहीं मारनी चाहिए, किसी की अनड्यू फेवर नहीं करनी चाहिए, अनबाइस्ड होनी चाहिए कि आप किसी की साइड नहीं ले रहे, न्यूट्रल हो के अपने फैक्ट्स जो हैं वो पेश करें। जी ये है कि जो रिपोर्ट बना रहे हैं लोग, वो एक आदमी है या दो हैं या एक से ज्यादा है, उनको इंडिपेंडेंट वर्क करने देना चाहिए। उनके ऊपर को प्रेशर नहीं होना चाहिए, और उनकी अप्रोच जो है अगेन अनबाइस्ड होनी चाहिए। बाज़ औक़ात हमारे दफा दफ्तरों के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं जो कि फैक्ट सही नहीं दिए जाते। तो वेयर एवर दी फैक्ट्स आर नॉट प्रॉपरली गिवन, उसके ऊपर एक्शन लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब आप समझ तो गए होंगे कि बहुत सारी रिपोर्ट्स जो कि पुलिस के अंदर आती हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी बनती हैं, जिससे वो ये कहते हैं कि ये जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है, उसको वो ओपन ही नहीं करते, या ऐसी रिपोर्ट जो हैं वो बनाने वालों के ऊपर भी प्रेशर होता है। तो ऐसी रिपोर्ट जो कि प्रेशर के ऊपर के अंदर बने, वो रिपोर्ट सही रिपोर्ट नहीं हो सकती। उसमें वो खसूसियात जो हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स या फीचर सही मानों में नहीं आते। तो पार्टिसिपेंट से आपने एफ और जी पूछा, मैंने आपको बता दिया कि वेयर एवर द रिपोर्ट्स आर अनबाइस्ड एंड द राइटर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो रिपोर्ट का मकसद पूरा नहीं करते। तो आई थिंक यू पीपल माइट हैव
अंडरस्टूड दिस फैक्ट। देखते हैं कि ये गुलाम महमूद कह रहे हैं कि आपने एफ और जी एक ही बताया। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। दोबारा सुनिए, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। मैंने उन्हें कंबाइन कर दिया, लेकिन आई वुड एक्सप्लेन इट कि एफ के अंदर अनबाइस्ड नहीं होना चाहिए। जी के अंदर मैंने ये बताया है कि राइटर ऑफ द रिपोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके ऊपर अनड्यू प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी तरफ से कि वो रिपोर्ट को सही पेश ना कर। दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एक में अनबाइस्ड होना, कि राइटर को अनबाइस्ड होना चाहिए, और अगला पॉइंट है कि राइटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। जी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। मेरा ख्याल है आप थक गए हैं, सुबह का लेक्चर भी हुआ होगा तो अभी तक आपका आप थक गए होंगे। लेकिन स्टिल आई एम गिविंग यू द टाइम। 2 मिनट और ले लें, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, if the answer is no, then I'll wind it up. ये अनोनिमस अटेंडी फिर आ गया है कहीं से। ये यस सर का क्या मतलब है भाई? सवाल पूछना है या छुट्टी लेनी? आप क्या कहना चाहते हैं? आप जो कहना चाहते हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है। आप गिवन यू द टाइम कि आप सवाल पूछ सकते हैं। एंड इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ, देन दूसरी ऑप्शन तो है ही है, जो अनोनिमस अटेंडी ने कहा है कि छुट्टी दे दें बस। जी, ओके, थैंक यू वेरी मच टू द पार्टिसिपेंट्स। अगर नहीं है सवाल तो आई एम गोइंग टू क्लोज इट डाउन। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। लेक्चर आपको मैं आज इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, नहीं तो कल तक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आई एम क्लोजिंग डाउन।